नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक सिंह। फ्यूचर आईआईटीएन पे आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज से हम लोग अपना नया सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स का, और ये है इंटीग्रल कैलकुलस। जैसा कि मैंने बच्चों बताया है, 5191 फार्मूले के तहत इंटीग्रल कैलकुलस हाईली स्कोरिंग होता है, और ये हम चाहेंगे कि इसके सारे क्वेश्चन आप सब लोग करो। जेईई मेन का जहाँ तक सवाल है, इससे 4 क्वेश्चन आएंगे, और एडवांस में भी मिनिमम 4 क्वेश्चन तो रहेंगे ही। 4 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मिनिमम 4 रहेंगे। तो देखिए क्या है ये, इसकी एक लाइन की अगर डिफिनीशन की बात करें, जैसे अभी तक हम लोगों ने क्या किया, सेट रिलेशन फंक्शन पढ़ा, उसके बाद इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा, लिमिट पढ़ा, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन पढ़ लिया। अब क्या है, जो डिफरेंशिएशन पढ़े थे उसमें क्या करते थे कि किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते थे, और जो आउटपुट आता था, अब हमें क्या करना है, उस आउटपुट को इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक लाइन की अगर डेफिनेशन की बात करें तो इंटीग्रेशन इज़ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। चाहे तो आप ये कॉपी पे लिख सकते हैं, या इंटीग्रेशन इज़ एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन ये भी कह सकते हैं। उसी को मैंने एक फॉर्मल वे में समझाया है कि अगर कैपिटल एफ ऑफ एक्स और स्मॉल एफ ऑफ एक्स ऐसे दो फंक्शन हैं, जैसे कैपिटल एफ ऑफ एक्स को अगर डिफरेंशिएट करें, मतलब एफ को डिफरेंशिएट करें तो जी आया, तो अगर जी को इंटीग्रेट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो एफ आएगा। यही है, तो यही हमने लिखा है, इफ़ एफ स्मॉल एफ एंड कैपिटल एफ आर फंक्शन ऑफ एक्स सच दैट एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स। डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या है, स्मॉल एफ ऑफ एक्स है। तो इस कैपिटल एफ को क्या कहते हैं, ये जो स्मॉल एफ एक्स है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका प्रिमिटिव एक टर्म होता है। ध्यान रखना, कभी कभी बोर्ड एग्जाम में आ जाता है ये एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल। वैसे हम लोग सबसे ज़्यादा इंटीग्रल वाला टर्म यूज़ करते हैं, है ना, इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स या विथ रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो आप पहले से ही सिंबल के बारे में फेमिलियर हैं, क्योंकि आपने फिजिक्स में कई जगह यूज भी किया है। तो ये क्या होता है, इसको कहते हैं इंटीग्रेशन। ये सिंबल का नाम है इंटीग्रेशन। जो सिग्मा होता था ना, तो उसको कहते हैं डिस्क्रीट समेशन, और ये होता है कंटिन्यूअस समेशन। ये भी सम करता है, इसको हिंदी में समाकलन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये जो स्मॉल एफ ऑफ एक्स है ना, इसको कहते हैं यहाँ कहते हैं इसको इंटीग्रेंट, है ना। ये सिंबल में ये स्मॉल एफ ऑफ एक्स क्या है, इंटीग्रेंट है, जिसको हम लोग इंटीग्रेट करना चाहते हैं। ये क्या है, तो ये सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन है। दिस इज सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। शुरू में लिखिए, क्योंकि बच्चों हम फंडामेंटल चीज़ें क्लियर कर रहे हैं। इंटीग्रेशन, और किसके रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये है वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, एक्स को बोल रहे हैं। डी के आगे जो भी लिखा रहेगा, जैसे डी के आगे 2x लिखा है, तो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन 2x हो जाएगा। वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन एक हो गया। एक एक टर्म के बारे में, डी तो ये बता रहा है कि इंटीग्रेट कर रहे हैं। ये क्या है, तो इसके बारे में हम पहले ही बता दिए हैं कि ये इसको कहते हैं, एक टर्म होता है प्रिमिटिव, पहला टर्म प्रिमिटिव बोल सकते हैं, या एंटी डेरिवेटिव बोल सकते हैं, या दूसरा होता है एक और इंटीग्रल, एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ कैपिटल एफ ऑफ स्मॉल एफ ऑफ एक्स, है ना। और ये एक सी बचता है, तो सी को बोलते हैं हम लोग दोस्तों यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, या इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। ये सी लगाना ज़रूरी है। आगे हम लोग जैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन में जाएंगे, और इसका नाम इनडेफिनेटली क्यों पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेट तो कर रहे हैं, लेकिन x की वैल्यू अनसर्टेन है, मतलब डिफाइन नहीं है, मतलब डेफिनेट नहीं है, मतलब डिसाइडेड नहीं है, इसीलिए इसको इनडेफिनेट कहते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होगा, ये दोनों में लिमिट लग जाती है कि कहाँ से कहाँ तक आपको इंटीग्रेट करना है। जैसे ए से बी करना है, तो उसको कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन, या इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। उस समय लिखेंगे अगले चैप्टर में, है ना। और ये चैप्टर एक प्रकार से कह सकते हो कि इंटीग्रल कैलकुलस का बैकबोन है। बैकबोन का मतलब बच्चों ये होता है कि अगर आप ध्यान से देखिएगा, बैकबोन का मतलब ये होता है कि अगर आप यहाँ पे बाजी जीत ले जाते हैं ना, तो ये आपके 4 नंबर रिजर्व हो जाएंगे। और यकीन मानिएगा, हम लोग समीर बंसल की बुक करेंगे तो उसमें और फील आ जाएगी आपको, है ना। और कई बच्चे सोच रहे हैं कि सर फंक्शन का क्या हुआ, ITF का क्या हुआ, तो वो भी हम रेगुलरली आपके अब पैरेलल क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी, वो चलेगा, है ना, जो चल रहा था, है ना। जब तक हम फंक्शन और ITF डिस्कस करेंगे, तब तक आपका इंटीग्रेशन के दोनों पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम लोग AOD में शिफ्ट हो जाएंगे। तो प्लान एकदम सिंपल है बच्चों, पावर प्ले लग चुका है, आप भी सीट बेल्ट लगा लीजिए और पावर प्ले के साथ खेलिए।
और हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट और सब्सक्राइब कराइए, है ना। हम बार बार अब नहीं बोलेंगे, अब आपकी इच्छा। अगर आप चाहते हो कि हमारा चैनल ग्रो करे तो आप ज़रूर हमें सपोर्ट करोगे, है ना। तो देखिए बच्चों, ये होता है आपका कि एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये हमने बता दिया कि ये भैया इंटीग्रेंड है, ये वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है ना। ये पूरे को सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं, सिंपली इंटीग्रल बोल सकते हो आप। ये एंटी डेरिवेटिव है या प्रिमिटिव है या इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स है, ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। अब ये क्या है कि इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आना चाहिए। जैसे एफ डैश की वैल्यू निकालेंगे ना तो स्मॉल एफ एक्स। कभी भी हम आंसर जो निकाले हैं, है ना, बेसिक लेवल पे, ये सही है या गलत है, आप क्या करिए कि इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। अगर ये आ जाता है तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, और इसका डिफरेंशिएट करने पे ये अगर नहीं आता है तो आप गलत जा रहे हैं। अगली चीज़ ये है बच्चों कि हर फंक्शन, जैसे हम हर फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देते हैं, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि हर फंक्शन को इंटीग्रेट आप नहीं कर सकते। आप सिर्फ उन्हीं को इंटीग्रेट कर सकते हैं जिसका इस तरह का पॉसिबिलिटी एग्जिस्टेंस होगा, जिसको हम डिफरेंशिएट करें तो एफ एक्स आए। अगर आप इस तरह का फंक्शन नहीं पा पाओगे, इसको कहते हैं, नहीं पाने का मतलब कि सॉल्व नहीं कर पाना, तो उसको कहते हैं कि नॉट इंटीग्रेबल। इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। डिफरेंशिएशन में क्या है, हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र होता है, चेन रूल, है ना, सबको लपेट लेते हैं जो भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है। लेकिन यहाँ पे हर फंक्शन इंटीग्रेबल हो उसकी कोई श्योरिटी नहीं है। नो डाउट इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आपका इंटीग्रल कैलकुलस अब बैकबोन पार्ट है। इसे एग्जाम में, जैसे जेई मेन में तो कन्फर्म एक क्वेश्चन आएगा, लेकिन एडवांस में इसके क्वेश्चन बहुत रेयर आते हैं। लेकिन हाँ, आप लोग गड़बड़ कहाँ करते हो, देखो यहाँ पे एग्ज़ाम, मैंने क्या बोला अभी कि एडवांस में इसके क्वेश्चन बहुत ही रेयर आते हैं। तो बस इस बात को अपने दिल में उतार लिया, दिमाग में उतार लिया, भेजे में, और अगली बात जो मैं बोल रहा हूँ उसको इग्नोर कर दिया। अब क्या करोगे आप कि इसको छोड़ दोगे, कहोगे कि यार ये तो आता होता है नहीं, अगले में जाते हैं, अगले में आपका दांत टूट जाएगा, कहोगे यार इंटीग्रल साला पनौती हो गया ये, है ना, इंटीग्रल कैलकुलस, ये तो हमारे समझ में नहीं आ रहा है। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे आप चौकन्ना नहीं रहेंगे, कैजुअली लेंगे इस चैप्टर को, क्योंकि हाईली स्कोरिंग उतना है नहीं बेचारा। जेई मेन में तो देना है ना आप लोगों को पेपर, ट्रिपल आईटी हैदराबाद की कंप्यूटर साइंस चाहिए ना, तो फिर आप टेंशन मत लीजिए, इसको पढ़िए। और अगले जो 3 टॉपिक हैं उसमें आप कंफर्ट जोन में रहें। अगर यहाँ आप अच्छे से मेहनत कर लिए तो वहाँ आपका कंफर्ट जोन होगा। अगर यहाँ आप मेहनत नहीं कर पाओगे, चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ सेक्शन इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये हर दिन थोड़े बोलूँगा इस तरह का, है ना। डेफिनेट में तो मैं बोलूँगा कि इनडेफिनिट में सारी चीज़ें पढ़ रखे हैं, तब तो फिर वहाँ पे आपको संभलने का भी मौका नहीं रहेगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज़ मैं ये कह रहा था कि ये नो डाउट ये एक ऐसे गुच्छे की तरह, जितना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हो ना उससे ज़्यादा इसकी वेटेज होती है ना, ये ध्यान रखना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या था, इस बार जेई 2020 में आपके क्वेश्चंस कितने आए थे? 3 क्वेश्चन आए थे सिर्फ, एक 3 नंबर का, एक 3 नंबर का, एक 4 नंबर का, 10 नंबर की आई थी। लेकिन अगर इंटीग्रल कैलकुलस की बात करेंगे तो वो पेपर में 22 से 23 नंबर का था। तो इसी देख लो कितना वेटेज है, और ये कंफर्म आएगा क्योंकि एक मेजर सेक्शन होता है। तो बच्चों अभी तक हमने ये बताया है कि बेसिक डेफिनेशन, इसको आराम से कॉपी पे लिख लीजिएगा, है ना। और बोर्ड के लिए क्या करेंगे, जैसे बोर्ड के लिए एक 12th वाले हमारे स्टूडेंट बड़े परेशान होते हैं, लगता है उनके लिए एक बोर्ड बैच बनाना पड़ेगा। तो बेचा बैच के पीछे मत भागो, है ना। मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया हूँ ना कि मैथ्स में आपको 95 से ऊपर परसेंटेज दिलवाऊँगा। जो 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा उसमें 75 प्लस। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो हमारे साथ बने रहना होगा, और जो हम बाद में बोर्ड की स्ट्रेटजी बताएंगे, अरे हर टॉपिक में ना कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन कर लेंगे, उतने में ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा बोर्ड का। उसके लिए निश्चिंत रहो। क्लियर? तो ये सब लिख लो। अब इसके बाद इसका पढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग। अब देखो क्या होता है ना कि जैसे हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ा है, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ा है, फैमिली ऑफ सर्किल्स पढ़ा है, फैमिली ऑफ पैराबोलाज उतना नहीं पढ़ते हैं। तो फैमिलीज़ का मतलब होता है कि इनफाइनाइटली मेनी कर्व्स शेयरिंग ए कॉमन प्रॉपर्टी, मतलब कि उसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं, इनफाइनाइटली मेंबर्स इन जनरल कह सकते हो, और उनमें एक चीज़ कॉमन है। उसी तरह से यहाँ पे भी क्या होता है कि ये फैमिली ऑफ कर्व्स मिलता है। और ये कैसे कर्व्स होते हैं, तो ये कर्व्स होते हैं कि अगर हम कोई, मान लीजिए कोई एग्जांपल से भी दिखा दूंगा कि कर्व्स ऐसे होंगे जो एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे और वो कर्व को अगर सब जगह इंटरसेक्ट करेगा, तो जहाँ जहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ना, वहाँ वहाँ उस कर्व पे जो टेंजेंट होंगे वो आपस में पैरेलल होंगे। तो अगली हेडिंग आपकी है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। देखो हमें क्या करना है, बेसिक पढ़ना है, इनके ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़ना है, एप्लीकेशन पढ़ना है, प्रॉपर्टीज पढ़ना है, ख़त्म। इसके अलावा कुछ नहीं सोचना है, ना आगे ना बाएं ना दाएं, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, है ना। तो आप लिखिए नेक्स्ट पॉइंट।
देखो इसके लिए मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूँ ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, या ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रल लिख सकते हो। तो देखो बच्चों, जैसे मान लीजिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमने 2x लिया, कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो इसको ये मान लीजिए y है अपना कर्व, तो ये 2x dx, तो 2x का इंटीग्रेशन हो जाता है, ये किसका डिफरेंशिएशन है, तो एक्स स्क्वायर का प्लस कांस्टेंट। अब इस कर्व का अगर डायग्राम बनाएं तो इसके बहुत सारे फैमिलीज़ में मेंबर्स आएंगे। जैसे मान लीजिए पहला मेंबर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेते हैं, दूसरा मेंबर c की वैल्यू अगर 0 लिखें तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन 2x आएगा। फिर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिख सकते हो। उसी तरह से मान लीजिए कि और भी कई सारे मेंबर लिख सकते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं। तो इन सबको बारे में एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि ये सब के सब क्या हैं कि ये पैराबोला हैं ओपनिंग अपवर्ड, और इनका जो वर्टेक्स है ना, ये देखना सिमेट्रिक होता है पैराबोला, हमने गलत बनाया है ना, आप एकदम अच्छे से बनाइएगा। ये ऐसे कुछ आएगा, देखना ध्यान से, इस तरह से इधर भी है ना, ये एनसीईआरटी में आपके लिखे रहते हैं, एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल होता है और इससे दिमाग एकदम खुल जाता है। इस तरह से बहुत सारे मेंबर बनाए हमने। ये जैसे लिख दिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, आप y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, और ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये फैमिली ऑफ पैरेलल कर्व कह सकते हो। अब इसमें खास बात ये है कि अगर एक हम वर्टिकल लाइन बना दें, जैसे x इक्वल टू ए पे या x इक्वल टू, तो ये जो पॉइंट आएंगे, ये जैसे पॉइंट आए ना, ध्यान देना ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो यहाँ पे अगर हम टेंजेंट बनाएंगे तो ये टेंजेंट आपस में, मैं दिखाने के लिए हाईलाइट कर रहा हूँ, ये टेंजेंट आपस में, ये टेंजेंट आपस में, ये सब T1 T2 T3 T4 जो भी आएंगे आपस के नाम कैसे भी लिख सकते हैं, ये आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो ये यही है कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन बेसिकली क्या होता है कि फैमिली ऑफ कर्व्स देता है। कैसे कर्व्स देता है, सच दैट एट द लाइन x इक्वल टू x1 ऑल कर्व्स इंटरसेक्ट एट x इक्वल टू x1 या x इक्वल टू a, द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर पैरेलल। जितने टेंजेंट्स हैं वो सभी के सभी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो इसी बात को लिख लीजिएगा, है ना, ये मैंने ऐसे बता दिया। तो ये यही है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग। आप एक लाइन में अगर लिखना चाहते हो तो बस आप ये लिखना कि सिंपली ये फैमिली ऑफ कर्व्स देता है, ख़त्म, है ना। अब उसके आगे अगर एक्सप्लेन करना चाहते हो तो आप ये लिखना कि एट कोई सी भी कॉमन ऑर्डिनेट पे, मतलब x इक्वल टू x1 लाइन जो है y एक्सिस की जो लाइन पैरेलल है, अगर वो कर्व उसको इंटरसेक्ट कर रही है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जितने टेंजेंट्स होंगे वो आपस में क्या होंगे, आपस में परपेंडिकुलर होंगे ना। यही सोच रहे हो ना तुम लोग, मुझे पता है। और इसमें परेशान मत होना बच्चों, एकदम इत्मीनान से मैं पढ़ाऊँगा, है ना। टाइम जितना भी लगे, हमें पता है कि जब केवल ये कह सकते हो कि मैथ का कट ऑफ है ना, एक प्रकार से इतना कर लोगे तो मैथ का कट ऑफ निकल जाएगा। इंटीग्रल कैलकुलस की बात कर रहा हूँ। वैसे हम पूरा मैथ्स कराएंगे 51 फार्मूले के तहत, 2/3 बहुमत से हम लोगों को सरकार बनानी है, चाहे कोई भी IIT हो। तो देखिए, सरकार बनाने का मतलब मैं सीट रिजर्व करने की बात कर रहा हूँ, तो ज़्यादा मत सोचिएगा आप लोग। तो ये मैंने बता दिया अच्छे से, एवरीथिंग इज़ डन। मैं ख़त्म समझूँ, क्या समझ में आया? कहोगे कुछ नहीं समझ में आया। और क्यों नहीं समझ में आया भाई, क्यों नहीं समझ में आया? तो कहोगे कि सर क्या मैं बताऊं, आपने तो कुछ और ही कर दिया, हम तो कुछ और ही सोच रहे थे, हम तो इंटीग्रेशन का मतलब कुछ रटे हुए हैं, यहाँ तो आप कुछ डिटेल में बता रहे हो, हम तो टेंशन में आ गए। बेटा टेंशन मत लो, रिलैक्स, है ना, चिल, जस्ट चिल। फिर से बताता हूँ। तो देखो, आप क्या कहना कि सर कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे 2x ले लिया, उसको इंटीग्रेट करोगे तो x स्क्वायर आएगा और एक c लगा दोगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फिर c की जैसे जैसे वैल्यू वेरी करोगे तो ये सब पैराबोला चेंज होंगे और आपस में ये पैरेलल निकलेंगे। लेकिन अगर कोई भी लाइन x इक्वल टू x1 है, x इक्वल टू a लिख सकते हो या x1 लिख सकते हो, है ना। x इक्वल टू x1 ये सब कहना सही रहता है, हम लोग x इक्वल टू x1 बोल देते हैं, क्या जाता है अपने कौन से घर के है ये, है ना। तो x इक्वल टू x1 ने लाइन को अगर कर्व को कई जगह इंटरसेक्ट किया तो इन सब पॉइंट्स पे जो टेंजेंट होंगे वो आपस में पैरेलल होंगे। अब एकदम भेजे में घुस गया भेजे में, अच्छे से घुस गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि देखो इसमें क्या क्या है
कैसे इसका फ्लो चार्ट होता है, सबसे पहले तो ये बेसिक पढ़ लिए। फिर अब इंटीग्रेट करने के मेथड, जिसको हम लोग कहते हैं मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। लेकिन उससे आगे बढ़ने से पहले जो ये चिल्ला रहे हैं ना कि रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, तो जो हम लोग 10 कदम मतलब 10 जो फंडामेंटल अपने फंक्शन थे, जैसे कौन कौन से थे, एक्स की पावर n वाले, ए की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, लॉग एक्स, साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स, इनके हम लोग डायरेक्टली याद रखेंगे रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन सिंपल लॉजिक से। फिर क्या करेंगे कि जब आगे बढ़ेंगे तो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। मेथड में केवल 3 ही मेथड अपने सिलेबस में है, सब्स्टिट्यूशन, पार्शियल फ्रैक्शन और बाई पार्ट्स। हम लोग का जो पढ़ने का ऑर्डर होगा, पहले सब्स्टिट्यूशन पढ़ लेंगे, है ना, सब्स्टिट्यूशन ही मेन है, 80% वही रहता है, और 10% आपका इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स है। 10 नहीं कह सकते हो, एक प्रकार से 15%, और जो 5% बचेगा वो इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन है। तो 80-20 वाला रूल है, 80% मतलब हमें टोटल मुलाकात होगी सब्स्टिट्यूशन से, वो लास्ट दिन भी सब्स्टिट्यूशन ही कर रहे होंगे। और इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन ये मैं बताऊंगा जब आएगा, तो ये हम लोगों का 5% का है, एक कंप्लीट क्लास में हम ख़त्म कर देंगे इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन को। जो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स है उसमें हम 2 से 3 क्लास लेंगे, और सब्स्टिट्यूशन में कितने क्लास लेंगे, क्योंकि कई तो क्लास गिनने लगते हैं, सर ये बताओ कितने क्लास में आप पूरा करोगे, क्योंकि मैं क्लास के हिसाब से तैयारी करता हूँ, मैं कंटेंट के हिसाब से नहीं तैयारी करता हूँ, मैं क्लास के हिसाब से पढ़ता हूँ। अगर आप बोल दोगे कि 4 क्लास तभी भी ठीक, नहीं बोलोगे तो मैं टेंशन में आ जाऊँगा कि कितनी क्लास में पढ़ाओगे यार। कई तो बेचारे क्लास गिन गिन के पढ़ते हैं, अब उनका तो भैया कोई इलाज ही नहीं है। मैं कहता हूँ वो सब मत गिनो, ये गिनो कि जब इंटीग्रेशन में आज घुसे हैं, चीज़ें निकल रहे हैं, तो फील आ गई है, एकदम अच्छी वाली फीलिंग आ गई है। और IIT JEE क्या, कोई भी लेवल का IIT लेवल का क्वेश्चन कहीं भी किसी भी बुक से या किसी भी मटेरियल से आपको मिल जाए, आप उसका धुआं उड़ा दें दोस्तों, ये मैं चाहता हूँ, चाहे वो IIT का पेपर क्यों ना हो, तो मज़ा आ जाएगा एकदम। लेकिन आप उसके लिए बने रहिए और देखते रहिए, चिल रहिए, आराम से करते हैं। दिवाली धमाका करेंगे ना, उस दिवाली के पहले ही ये ख़त्म हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। हाँ, दिवाली तो बहुत दूर की चीज़ है, तो इसको कब तक ख़त्म करेंगे। कई तो ये सोच रहे हैं सर कब तक ख़त्म करोगे, तो मान लीजिए 20 क्लास में पूरा इंडेफिनिट इंटीग्रल कैलकुलस ख़त्म हो जाएगा, है ना। 20 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेंगे, लेकिन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी है, तो 10 दिन 2 क्लास वाला, टेंशन फ्री रहिए, है ना। तो अब लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, स्टैंडर्ड फार्मूले की अगर बात करते हैं, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, तो ये हम लोग उल्टा ही स्टार्ट करेंगे। जैसे हम लोगों को मालूम है कि d/dx ऑफ x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c की वैल्यू होती है x की पावर n, जहाँ पे n नॉट इक्वल टू -1 है। तो आप इससे ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx की जो वैल्यू आएगी वो x की पावर n+1 अपॉन n+1 आएगी, जो आप 11th क्लास में आते हैं, और आपके फिजिक्स वाले सर जो हैं वो पहले दिन ही याद करवा देते हैं, है ना। काइनेमेटिक्स में काफ़ी ज़्यादा यूज भी करते हैं हम लोग इसको। दूसरा होता है कि d/dx ऑफ, देखो बच्चों ये हमने ऑलरेडी डिफरेंशिएशन पार्ट में क्लियर कर रखा है कि ln ऑफ x लिखें, मॉड x लिखें, तो पॉजिटिव से खोलें या नेगेटिव से खोलें, ये हमेशा इसकी वैल्यू होती है d/dx ऑफ ln ऑफ मॉड ऑफ x प्लस c की वैल्यू होगी 1/x, x नॉट इक्वल टू 0, ऑब्वियसली डोमेन में ही है। तो यहाँ से आप इसको इंटीग्रेट करोगे 1/x को, तो ln ऑफ मॉडुलस ऑफ x प्लस c, और ln ये क्या लिखा हूँ, ये मैं लिखा हूँ log ऑफ मॉडुलस ऑफ x टू द बेस e प्लस c। ध्यान रखना बेस e है, log भी लिखा रहे तो बेस e ही समझेंगे डिफ़ॉल्ट केस। क्या मैंने बोला, क्या बोला, पतली गली से क्या बोल के निकल रहा था, तो log का बेस मिसिंग है तो बेस e मानेंगे कैलकुलस में, बिल्कुल सही। तीसरा आता है d/dx ऑफ a की पावर x, a की पावर x का वैसे याद किए हैं, a की पावर x ln a, लेकिन यहाँ पे हम पहले से ही ln a से डिवाइड कर दे रहे हैं, प्लस c। एक्चुअली हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम इंटीग्रेशन को पढ़ें a ग्रेटर दैन 0 और a नॉट इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम लोग सीखते हैं कि a की पावर x का जो इंटीग्रेशन होगा वो a की पावर x अपॉन ln ऑफ a हो जाएगा, है ना, प्लस c। ln a लिखना थोड़ा हमारे लिए आसान होता है, इसलिए ऐसे लिखता हूँ, a पॉजिटिव और a नॉट इक्वल टू 1। ये तीसरा है। फोर्थ आप कह सकते हो कि जब a की पावर x आ गया तो ये e की पावर x, सॉरी e वाली, अरे रे रे, आई एम रियली सॉरी बच्चों, ये d/d इंटीग्रेशन नहीं रहेगा, है ना। इंटीग्रेशन आते ही सांपवा आ जाता है ना, सांप सीढ़ी वाला खेल ऐसे करके जो घूमता रहता है ना। मैं 11th में आया था ना, तो मैं देखा कि ये कौन सा सांप बना है भाई, 10th तक तो इससे मुलाकात ही नहीं होती, क्या है।
है ना। तो फिजिक्स वाले सर बताए थे कि अच्छा ये सांप नहीं है बेटा, ये होता है इंटीग्रेशन। इसका बहुत अच्छा मतलब होता है, जिससे आपकी मुलाकात 12th में होगी। तो जब 12th में आए तब देखे कि अच्छा तो ये अपने नखरे दिखा रहा है, समझ गए बेटा। देखो तो ये मैंने गलती से यहाँ लिखा था, आप लोग सही कर लेना, आप लोग समझदार हो, है ना। कंसेप्ट वाइज कोई मिस्टेक तो नहीं करेंगे, लेकिन बाई चांस कभी हो जाए तो आप उसके लिए आई एम रियली सॉरी। वैसे मैं करेक्शन कर देता हूँ, पता चलता है तो, है ना, कोई बात नहीं। हम सीख के पढ़ के ही पढ़ा रहे हैं आपको, आपको भी पता है, बचपन से तो पढ़ के आए नहीं थे। तो ये देखो e की पावर x प्लस c की वैल्यू कितनी हो गई, e की पावर x। तो ये e की पावर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इंडेफिनिट में क्या है ना कि आपको ये c लगाना है हर जगह। तो अभी तक कितने पढ़े, 1 2 3 और 4। कहोगे कि सर बाकियों को भी ढूंढ के लाओ, है ना। पहले आप इसको आराम से नोट कर लो बच्चों, क्योंकि अब मैं मिटाऊंगा इसको। आराम से वीडियो रोकिए, नोट करिए, है ना। हटा दूँ, हटा दे रहा हूँ। देखिए अब मैं कह रहा था कि वो जो ट्रिगो वाले हैं उनको भी लपेट लेते हैं इसी में, जो जो याद हैं हम लोगों को। 10 तो ऐसे याद रखना है, 4 हो गए, अब 6 और आएंगे। देखो कैसे, इसको भी हटा ही देते हैं, ऑब्वियसली स्टैंडर्ड ही फार्मूला की बात कर रहे हैं। 5वां d/dx ऑफ, अगर हम बात करें साइन ऑफ x प्लस c की, तो ये होता है cos ऑफ x। तो यहाँ से cos ऑफ x का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन ऑफ x। ध्यान रखना, कभी भी कन्फ्यूजन हो जाता है तो आप इसको तुरंत डिफ्रेंशिएट करके चेक कर लीजिए। ये यहाँ से यहाँ जाएंगे तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे, और यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो इंटीग्रेशन कर रहे हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, हम शॉर्ट में लिख देते हैं। जैसे एक कन्फ्यूजन होता है बच्चों को कि साइन का क्या होगा, है ना। 11th में बड़े कन्फ्यूज रहते हैं बेचारे, रट रट के बैठे रहते हैं। साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन। तो साइन का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉस आएगा, वो अगला पॉइंट वहीं मैं लिखवाऊंगा। तो जैसे d/dx ऑफ, अगर हम बात करें माइनस कॉस एक्स, मैंने माइनस पहले ही लगा दिया, तो आप कहोगे कि सर अब माइनस लगा दिए हो तो साइन एक्स लिखो। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ये 6 हुए, अभी 4 और हैं। 7वां, तो आप अरे फिर आया ये d/dx ऑफ, अगर मैं tan x प्लस सी की बात करूं तो आप कहोगे कि सर इसका होता है सेक स्क्वायर x। तो सेक स्क्वायर x का अगर इंटीग्रेट करना हो तो आप कह सकते हो कि इसकी वैल्यू आ जाएगी tan ऑफ x प्लस सी। क्लियर। 8वां d/dx ऑफ कौन है, कॉट ऑफ माइनस कॉट ऑफ x प्लस सी, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स। मैंने माइनस पहले से ही एडजस्ट कर रखा है बच्चों, इस बात को थोड़ा अलर्ट रहना देखना। तो कोसेक स्क्वायर एक्स dx इसमें आएगा आपका माइनस कॉट ऑफ x प्लस सी, है ना। ये भी लिख दिया आपने, इनको भी हटा ही दें क्योंकि नोट तो कर ही लिया होगा आप, है ना। इसको हटा दे रहा हूँ, क्या बार बार लिखूँ इसको। देखो तो यहाँ तक पहुँच गए, आप क्या करेंगे, तो आप कहोगे कि सर इसके बाद क्या करिए, अभी 2 और हैं। कौन है भाई, फिर आया ये, देखो गलती, ये आदत पड़ जाती है यार, लगता है साइको हो जाते हैं इसमें आके। ये क्या होता है, सेक ऑफ एक्स प्लस सी, ये किसका होता है, तो सेक एक्स इंटू टैन एक्स। तो सेक एक्स इंटू टैन एक्स का जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा सेक एक्स इंटू टैन एक्स का इंटीग्रेशन आएगा बच्चों सेक ऑफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। उसी तरह से 10वां d/dx ऑफ माइनस कोसेक एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट का तो डिफरेंशिएशन 0 होता है ना, है कि नहीं। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये सब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, बाई चांस अगर इंटीग्रेशन बोल रहे होंगे तो बाई मिस्टेक है, ठीक है ना। आप वैसे सही कर लिए होगे, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस सी, सॉरी यहाँ सी नहीं रहेगा, और यहाँ पे फिर कोसेक एक्स और कॉट एक्स आएगा, कोसेक एक्स थोड़ा अच्छे से लिखना, और ये कॉट एक्स टी एक्स, तो इसका हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। मतलब आगे हमें कुछ भी बढ़ने से पहले ये जो 10 हैं इनकी वैल्यू याद होनी चाहिए। अब ये 10 कौन कौन से हैं, तो एक है x की पावर n, जिसका वैल्यू होता है, आप एक बार कॉपी देखिए, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन a की पावर x का इंटीग्रेशन a की पावर x अपॉन ln a प्लस c, e की पावर x का e की पावर x प्लस c,
1/x का ln ऑफ मॉड ऑफ x, ln मतलब बेस ई है, और उसके आगे क्या बताया था हमने, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, कॉस का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन क्या बोला, माइनस कॉस, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, सेक स्क्वायर का टैन, कोसेक स्क्वायर का माइनस कॉट, सेक एक्स टैन एक्स का सेक एक्स, कोसेक एक्स कॉट एक्स का माइनस कोसेक एक्स, है ना। तो ये सब माइनस प्लस का ध्यान रखना। वैसे ट्रिक ये है कि ये जिनके आउटपुट सी से आ रहे हैं ना, सब नेगेटिव साइन में है, यहाँ यहाँ यहाँ, देखो सी नेगेटिव साइन ऐसे। लेकिन ये मगने की बात हो गई, मगना नहीं है बच्चों, आराम से जब पढ़ा रहे हैं तो आराम से सीखिए, और इसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए, आप आराम से लिखिए, है ना। कई बार उसको डेरिवेशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन से रिलेट करेंगे, है ना। जैसे मैं जब 12th में था, 12th में जब था ना, तो ये जब आए थे डिफ्रेंशिएशन से, तो लगता था यार ये तो पूरा यू टर्न हो गए, घूम गए एकदम, कितना आसान होता था, चेन लो, किसी को पकड़ो लपेट लो। यहाँ तो यार ये तो उल्टा हो रहा है हर चीज़, है ना। जैसे हम लोग कार जब सीखते हैं तो पहले फॉरवर्ड गियर सिखाते हैं ज़्यादातर, फिर बैकवर्ड गियर बाद में आता है। यहाँ तो बैकवर्ड लग गया है, पहले दिन ही लग जाए बैकवर्ड, तब तो हम भी ऐसे मुंडी करके, है ना, रोबोट की तरह उल्टा हो जाएंगे, वो बात है। तो ये आप इत्मीनान से एकदम सीखिए, इसमें कोई जल्दीबाजी नहीं है, हम लोग क्वेश्चन भी साथ में करते रहेंगे, है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आगे बढ़ें तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। तो देखो बच्चों, हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन लिखे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ये आप आराम से लिखिएगा, हम एक एक करके छोटे छोटे क्वेश्चन इनके आंसर कर देंगे। तो देखो, ये पहली चीज़ कि ये सभी समेशन की प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है। जैसे इसका मतलब ये होता है, आप चाहें तो नोट करके लिख सकते हैं कि अगर इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स है ना, दो फंक्शन है और इसको इंटीग्रेट किया जा रहा है, तो इसको हम लोग इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ जी ऑफ एक्स लिख सकते हैं डी एक्स। फिर अगर कोई के इसमें मल्टीप्लाइड है और के कांस्टेंट है, तो वो इंटीग्रेशन के बाहर आ सकता है, के टाइम्स इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। जो सिग्मा के रूल थे ना, वो यहाँ पे भी वैलिड हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे इसको लिखना हो तो ये एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1/x² डी एक्स। तो एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2, और इसका प्लस 1/x प्लस सी। आप बार बार चेक कर सकते हैं, है ना। इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो 2x/2 x हो जाएगा, और इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस 1/x², और ये x माइनस 1/x² ही है। यहाँ पे बात करें, है ना, इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि थोड़ा स्पेस क्रिएट हो जाए, है ना। ये आप लोग लेना, नोट कर लेना, ताकि ये सिग्मा वाली प्रॉपर्टी ही है। अब देखो ये दूसरे वाले को, है ना, दूसरा वाला देखो, ये x की पावर n वाला है, तो ये क्या लिखते हैं, तो इसको आप कह सकते हो कि सर ये x की पावर 2/3 dx प्लस 1 dx आप लिख सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग में मैं बता दे रहा हूँ, जैसे इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1 होगा, इसमें c2 होगा, तो c1 प्लस c2 को एक नया c मान लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, लास्ट में जाके एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा देते हैं। तो ये 5/3 अपॉन 5/3, और इसका x प्लस c, ये कितना हो गया, तो 3/5, है ना, 5/3 होगा ना, 2/3 प्लस 1 5/3, 3/5 x की पावर 5/3 प्लस x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इसके बारे में बात करें, है ना बच्चे, तो ये हो जाएगा आपका, है ना। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, तीसरे को, है ना, तीसरा इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान रखना। तो ये x की पावर 3/2 का क्या लिखोगे, x की पावर 5/2 2/5, है ना, अलग अलग कर देते हैं। 2e की पावर x का e की पावर x ही, 1/√x का, तो 1/√x का 2√x होता है ना। डिफ्रेंशिएशन माइनस ln ऑफ मॉडुलस ऑफ x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, है ना। ये थर्ड हो गया, जगह थोड़ी कम पड़ रही है यार, एक एक लिखना चाहिए था ना, गोलमोल कर दिए सब, चलो कोई बात नहीं। फोर्थ, आई इंटीग्रेशन को i से डिनोट करते हैं, तो ये साइन ऑफ x है ना, dx प्लस कॉस ऑफ x dx। तो साइन का इंटीग्रेशन अभी हमने पढ़ा था कॉस x, और कॉस का इंटीग्रेशन साइन x, है ना, ये ध्यान रखिएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, है ना। पांचवा आप अच्छे से नोट कर लो बच्चों, फिर हम मिटाएंगे इसको, है ना। ये मिटा दूँ इसको, देखो आप पाँचवे को बता रहा हूँ। तो पाँचवा है आपका 5th हो गया आपका, ध्यान से देखिए। तो ये लिखा है, इसको i मान लेते हैं, तो ये 1 माइनस साइन एक्स होल डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसको 1/cos² x लिखेंगे, तो दिस इज सेक स्क्वायर एक्स,
डी एक्स माइनस ये साइन बाई कॉस हो जाएगा tan इंटू सेक एक्स, है ना। तो सेक स्क्वायर का हम लोग पढ़े हैं इंटीग्रेशन, किसका डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर होता है, तो tan का, और यहाँ सेक ऑफ एक्स प्लस सी। ये पांचवा हो गया। छठा किधर है ना, छठा यहाँ है, तो छठे को मैं इधर लिख देता हूँ। ये ब्रैकेट को ओपन कर दो तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, अलग अलग कर सकते हैं, और ये कोसेक स्क्वायर सॉरी कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, है ना। तो इसका क्या मैंने बताया था, माइनस कॉट एक्स, और इसका माइनस कोसेक एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और ये सातवां देखो, सातवां ध्यान से देखो, इस इंटीग्रल को अगर आई माने तो सेक स्क्वायर ये 1 कॉस स्क्वायर है और ये 1 साइन स्क्वायर है ना। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा सा टाइम देता हूँ, है ना, नहीं तो कहोगे कि गोलमोल कर दिया आप, है ना, हमें समझ में आ नहीं रहा है, गोलमोल कर रहे हैं। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ बच्चों, आराम से आपको समझाने के लिए सब कर रहा हूँ। देखिए, तो ये मैं 1 कॉस स्क्वायर और इसको 1 साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर वाला टर्म ऊपर, कॉस स्क्वायर वाला नीचे, तो ये लिखा हमने। तो ये क्या बना देखो तो tan स्क्वायर एक्स। अब यार tan स्क्वायर एक्स का तो हम लोग जानते नहीं हैं, कहोगे कि सर जानते हैं ना, इसको आप लिख दीजिए एक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और अलग अलग कर दीजिए, तो सेक स्क्वायर का हो जाएगा tan एक्स और 1 का होता है एक्स माइनस सॉरी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो इस तरह से हमने बेसिक क्वेश्चंस किए हैं, ये एनसीईआरटी लेवल के हैं, आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स ही हैं। पहले आप एनसीईआरटी से कनेक्ट होइए, फिर जिम को फोड़िए, फिर जिया को लाइए, है कि नहीं। लेकिन आप कहोगे कि सर पहले तो जिम से मुलाकात होगी, उसके बाद बोर्ड से मुलाकात होगी, उसके बाद जिया आएगी, है ना, फिर एक जिम आएगा, फिर जिया आएगी, है ना। तो वो तो है ही अपने पास ऑप्शन, जो मिलेगा उसको लपेट लेंगे यार। एकदम इत्मीनान से लिखना बच्चों, है ना, सब कुछ एकदम पेशेंस से लिखिएगा। मैंने कहा ना कि इसमें आप 6 लेक्चर की जगह 10 लेक्चर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार ये लेक्चर से निकलें तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब ये नहीं कि पढ़ भी लिया और सब मैटर लुल भी हो गया, है ना, सब गोल हो गया और कह रहे हैं गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, टेढ़े रास्ते की ये कैसी ये चाल है, सब गोलमाल है। तो ये वहीं पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक में आएगा, है ना, तो वो काम नहीं करना है, ये ध्यान रखना। सब कुछ मैंने अच्छे से लिख दिया, एवरीथिंग इज़ डन। अब हम लोग क्या करते हैं, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, जिसमें सब्स्टिट्यूशन बाय पार्ट्स और पार्शियल फ्रैक्शन। तो आज हम सब्स्टिट्यूशन के कुछ क्वेश्चन ही कराएंगे, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन इज ए वेरी वास्ट टॉपिक। अब मान के चलिए कि सब्स्टिट्यूशन 3 क्लास तो मिनिमम चलेगा, उसके बाद देखते हैं क्या होगा, है ना। तो ये मैं मिटाऊँ, देखते हैं कितनी क्लास होगा, अब ये नहीं कह सकते, जितना कंटेंट के हिसाब से देखेंगे। कंटेंट एक बार आपका अच्छे से हो जाए, जो भी मैटर है वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाए, आप दुनिया का कोई भी जेई लेवल का क्वेश्चन कर लें, यही मैं चाहता हूँ दोस्तों। और अच्छे जगह सेलेक्ट हो, जो लक्ष्य बनाए उसको ज़रूर पाएँ। तो ये हो गया। अब आप लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। तो देखो बच्चों, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन MOD, उसी तरह से MOI होता है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन या टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन या वेरियस मेथड फॉर इंटीग्रेशन, कई तरीके से आप इसको हेडिंग देख सकते हैं। तो इसमें मेनली हम लोगों को 3 ही पढ़ना है। एक होता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, है ना, एक एक करके जब आएगा ना तो क्लियर होगा, जो बच्चे जानते होंगे बहुत अच्छी बात है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरह है ना, कोई सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अपना काम होगा, नाम से ही क्लियर लग रहा है, सब्स्टिट्यूशन करना है। और ये एक प्रकार से मैंने कहा कि 80% ऑफ द कंटेंट, 80% इसी के कंटेंट रहते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, है ना, हम लोग इसी ऑर्डर में पढ़ेंगे भी। तो इसके कंटेंट होते हैं लगभग 15%, और आपके इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल, है ना, फ्रैक्शन। ये पार्शियल फ्रैक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद इंटीग्रेशन पार्शियल फ्रैक्शन की कैसे हेल्प से करते हैं। तो ये ऑलमोस्ट 5% है, ये एक क्लास कंप्लीट चलेगा, है ना। आप अधिक ही होगा, 5 से 10% कर सकते हो, कम आते हैं इसके क्वेश्चन, थोड़ा लेंदी होते हैं। और सबसे हम लोग निपटेंगे तो एक मिसलेनियस प्रॉब्लम्स कर लेंगे, माइसलेनियस प्रॉब्लम, क्या मैंने बोला, माइसलेनियस प्रॉब्लम करेंगे, मतलब इन तीनों पे मिक्स, जिसको कुतुर फुतुर भी कहते हैं कई, है ना, मिक्स टाइप क्वेश्चंस, मतलब सब हो,
मिक्स टाइप क्वेश्चंस, है ना। तो ये आप कह सकते हो इन्हीं का कॉम्बिनेशन रहेगा एक प्रकार से। तो इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन सबकी स्पेलिंग देख लेना अच्छे से, कहीं जल्दीबाजी में कोई गड़बड़ ना कर दिए हों। बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन, ये क्या होता है कि ये जब हम लोग, जैसे मैंने पहले बताया ना कि सब्स्टिट्यूट करके कुछ करते हैं, कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सॉल्व होगी चीज़। बाई पार्ट्स हम लोग वहाँ लगाते हैं जहाँ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस होता है, इसका एक आइलेट रूल होता है, वला वला, ये सारी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब होता है कि जैसे रेशनल जो फंक्शंस होते हैं, जिसको हमने फंक्शन में पढ़ा था, है ना, प्रॉपर रेशनल फंक्शन, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शंस, तो उन सबको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से ब्रेक करके करते हैं। और माइसलेनियस मतलब कि हम लोग मिक्स टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, मिसलेनियस, है ना। एक हमारा स्टूडेंट था, वो बोलता था सर इसको मिसलेनियस बोलते हैं ना तो मिक्सअप होता है, माइसलेनियस बोलिए तो ऐसे लगता है कुछ अपनी सी फीलिंग आती है ना, फैमिली वाली फीलिंग आती है इससे। तो ये बात है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों, किसी बात का बिना परेशान हुए स्टार्ट किया जाए। पहला, इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन। अब देखो ये क्या है ना, ये इसको मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई इंटीग्रल है जिसको आई लिखा हूँ, और ये ऐसे लिखा है एफ ऑफ जी एक्स, कंपोजिट फंक्शन जिसको कह रहे थे, और मल्टीप्लाइड बाई जी डैश एक्स डी एक्स। क्लियर, समझिएगा। मतलब ये एफ ऑफ जिसका फंक्शन है, ये उसी का यहाँ पे डेरिवेटिव है। तो अगर इसको हम टी मान लें तो ये डी टी है एक प्रकार से। ये कैसे डील करेंगे, तो ऐसे केसेस में हम लोग, आप लोग जानते भी होंगे, जी ऑफ एक्स को हम लोग टी मानते हैं, तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो जी डैश एक्स आता है डी टी बाई डी एक्स। लेकिन इंटीग्रेशन की भाषा में हमें इसको ऐसे लिखना होता है, जी डैश एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब इन दोनों में अंतर क्या है, तो इसको बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएशन, है ना, ये पूरा नाम होता है इसका, डिफ्रेंशिएशन। और ये क्या है, तो ये डिफरेंशियल है। अब ये क्या होता है भाई, नाम से तो एक ही लग रहा है, सर समझ में नहीं आया, कुछ एक्स्ट्रा एलोबरेट करिए, है ना। आप बोल के निकल नहीं सकते, आप बताओ, जब तक नहीं बताओगे तब तक मैं जाने नहीं दूंगा, जाने नहीं देंगे तुझे, है ना, उस तरह से नहीं जाने देंगे सर। तो देखो बेटा, हम क्या कर रहे हैं, ये तो डेरिवेटिव है, ये तो हम लोग जानते ही हैं ना कि डी टी बाई डी एक्स करेंगे तो जी डैश एक्स होगा। डिफरेंशियल में क्या होता है ना, जैसे डी वाई बाई डी एक्स को डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कहते हैं। तो डी वाई को और डी एक्स को अगर अलग अलग आप ट्रीट करेंगे तो डी वाई होता है डिफरेंशियल ऑफ वाई, डिफरेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो डी ऑफ एक्स स्क्वायर, डिफरेंशियल ऑफ एक्स की पावर 4 क्या होगा, तो डी ऑफ एक्स की पावर 4। तो ये हमने क्या किया, ये हमने ये किया है बेसिकली बच्चों, कि बेसिकली ये काम किए हैं, थोड़ा ध्यान देना, डी ऑफ जी एक्स इक्वल टू डी ऑफ टी लगाए हैं। तो यहाँ तो क्या हो गया, ये एक फंक्शन ऑफ फंक्शन टाइप का है, तो पहले जी डैश हुआ और फिर ये डी एक्स एक्स पे लग गया और यहाँ पे डी टी लगाया, है ना। तो ये चीज़ जल्दी आसानी से समझ में आती नहीं है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि डी ऑफ एक्स को लाना था तो वो कैसे आएगा, तो डी टी बाई डी एक्स करेंगे तभी तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो यही मैं सिखा रहा था कि ये पूरा जो पार्ट है ये अपना डी टी बन गया है, और ये जो है, ये जो भाई साहब हैं, ये क्या बन गए, टी बन गए। तो ये बन जाता है सब्स्टिट्यूट करने के बाद एफ ऑफ टी डी टी, और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, प्रोसीड करते हैं, है ना, प्रोसीड, स्पेलिंग देख लेना, प्रोसीड। अब ये कैसे प्रोसीड करेंगे, तो कहोगे अभी पढ़ के आए ना 10 कदम, 10 फार्मूला जो पढ़ाए हैं उसी के बेसिस पे ये हो जाएगा। तो ये है लॉजिक इसका। इसमें क्या होगा ना, नेट सेल में अगर एक लाइन में समझना हो कि सर एग्ज़ाम हॉल में कैसे पता करेंगे कि ये सब्स्टिट्यूशन है, आप ये पूछ सकते हैं, क्योंकि आजकल की जनरेशन की बच्चों प्रॉब्लम ये होती है कि 4 क्वेश्चन लगाए नहीं, पहले ही क्वेश्चन में डाउट बता दो। तो उनका डाउट ये है कि ये प्रैक्टिस से पता चलेगा। दूसरा है कि जो ऑब्वियसली सब लोग तो यही कहेगा ना कि पहले सीखो यार, बिना सीखे ही डाउट पूछ रहे हो, किस बात का डाउट, जब सीखे ही नहीं तो डाउट किस बात का, सीखने का डाउट। तो सीखने का डाउट होता तो जेई क्यों लेते, बोर्ड लेते आराम से, कॉमर्स वॉमर्स लेते आराम से, मगे होते, बोर्ड में पाते, कॉमर्स कॉलेज ज्वाइन करते। यहाँ तो सीखने आए हैं ना, तो सीखेंगे फिर डाउट पूछेंगे। हमने क्या बोला था, पहले लर्निंग, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रैक्टिस, उसके बाद आता है डाउट क्लियरेंस। उस स्टेप को इधर उधर करेंगे तो बकरा बन जाएंगे। वो स्टेप LPDA होता है ना, कोड वर्ड बताया था ना आपको, भूल गए हो सब,
भुलक्कड़ नंबर 1। पहले हम किसी भी टॉपिक के बारे में लर्न करते हैं, फिर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, फिर उससे रिलेटेड जो डाउट है, ये डाउट वाला यहाँ आता है, आप लोग यहीं पर लगा देते हो, और फिर उसका असेसमेंट करते हैं, मूल्यांकन, और फिर हम लोग इस पूरे टॉपिक को रिवाइज करते हैं, है ना। और रिवीजन करेंगे टॉपिक का तो वहीं लर्निंग करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डाउट क्लियरेंस, असेसमेंट, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डाउट क्लियरेंस, असेसमेंट, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डाउट क्लियरेंस, असेसमेंट। ये ऑर्डर को घबराएंगे नहीं। आप लोगों का क्या है, पहले सर सब छोड़ो, डाउट बताओ। यहाँ हमें खुद नहीं पता है सर क्या होगा, लेकिन बस आप डाउट बता दो, है ना। तो वो क्वेश्चन मार्क नहीं है, वो क्वेश्चन मार्क के पहले ये फीलिंग है ना। पहले लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्व तो करो, तब ना डाउट बताएंगे, ये ध्यान रखना। तो मैं क्या कह रहा था कि हाँ, अब कई बच्चों को ये बोरिंग लग सकता है, सोचेंगे कि यार शताब्दी एक्सप्रेस से भागते हैं, है ना, वन वे से। नहीं बच्चों, वन वे से मत भागिए, बस ये लॉजिक रखिए कि यहाँ पे एक जी रहेगा, एक जी डैश रहेगा, तो जी को मानेंगे टी, जी डैश हो जाएगा डी टी, और फिर प्रोसीड कर जाएंगे। इस पे पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो लिखिए क्वेश्चन। देखो बच्चों, एक ये कॉमन क्वेश्चन होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 5x + 7 होल की पावर 21 dx, इसको इंटीग्रेट करना है ना। अभी मान लीजिए कि हमें कुछ पता नहीं है, तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट मैं बताऊँगा आपको। तो इसको आई मान लिया, तो ये है 5x + 7 होल की पावर 21 dx। अब देखो, एक तो तरीका ये है कि हम इसको बायनोमियल थ्योरम से 22 टर्म्स निकालें और 22 टर्म्स को इंटीग्रेट करें। फिर कहोगे कि सर एग्ज़ाम तो आपके छोटे छोटे हो रहे हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं 2 मिनट 3 मिनट वाले, ये 20 टर्म लिखने में ही हमारा टाइम लग जाएगा। इसका मतलब ये कहीं और से हो रहा है। तो इसमें क्या करते हैं बच्चों कि ये जो लीनियर होता है ना, लीनियर मतलब ax + b टाइप का रहेगा, तो उसको क्या करते हैं हम लोग टी मान लेते हैं। तो लेट या पुट लिख सकते हैं 5x + 7 इक्वल टू, हमने क्या कहा, टी। पहला क्वेश्चन है तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो 5 क्या लिखेंगे इधर, dt/dx। तो इसी को मैंने कहा था कि आप लिखिए 5 dx इक्वल टू dt। क्लियर। लेकिन आपको तो dx चाहिए था ना, तो dx हो गया आपको बच्चों 1/5 टाइम्स dt। तो इंटीग्रेशन आपका क्या बना, देखिए आप पूरा t में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इसको तो आपने t की पावर 21 कर ही रखा है, और dx की वैल्यू 1/5 टाइम्स dt लाए। ये 1/5 है जो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और t की पावर 21 का इंटीग्रेशन t की पावर 22/22 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो यहाँ पे क्या होता है 1/5 और t की पावर 22, t किसको माना था, तो 5x + 7 को, होल की पावर 22/22 प्लस c। तो ये हो गया 5x + 7 होल की पावर 22/210 प्लस c। अगर इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे ना x के रिस्पेक्ट में, तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। तो इसका एक लॉजिक चलता है। लॉजिक ये है कि ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, याद रखना होगा, x का अगर इंटीग्रेशन g(x) है प्लस c, या इसको ऐसे लिख देते हैं जैसे हम लोगों ने स्टार्ट किया था चैप्टर, f(x + c)। तो अगर आपको इस तरह से अगर है, तो देन x की जगह अगर ax + b आता है, तो आप क्या करिए, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ a + b लिख दीजिए, ax + b लिख दीजिए, और डिवाइडेड बाई a कर दीजिएगा प्लस c, है ना। अब ये देखते हैं कैसे होगा, है ना, कैसे ये हुआ, कैसे डील कर रहे हैं इसको। तो देखो बच्चों, अब यहाँ पे मैं क्या समझा रहा हूँ कि ये लिखा था 5x + 7 की पावर 21 ही लिखा था ना, एक बार देख लेते हैं। हाँ, तो ये लीनियर है, तो इसका अगर x की पावर लिखा होता है तो क्या लिखते, 5x + 7 की पावर 22/22 और होल डिवाइडेड बाई 5 प्लस c, है ना। यही तो हमने लिखा है, ध्यान से देखो, यही ना समझा रहा हूँ तब से। तो इसको एक अच्छी तरह से लिखेंगे और कुछ इसमें एनालाइज करेंगे। तो पहले आप प्रूफ करिएगा, है ना। पहले ये जो लेंदी मेथड है ना बच्चों, इसको ज़रूर लिखना कॉपी पे, इत्मीनान से लिखना। अगर मैं भाग जाता हूँ तो वीडियो रोक के लिख लेना, पीछे करके लिख लेना। मैं वैसे साइड में आ जाता हूँ, है ना। आप लोग थोड़ा बहुत सपोर्ट करो, थोड़ा बहुत सपोर्ट करोगे तो यहाँ पे एक बड़ा सा बोर्ड लगाएंगे हम, तो यहाँ साइड भी हो जाएंगे तो आपको पूरा दिखेंगे, आई कांटेक्ट रहेगा आपसे, लाइव क्लासेस चलेगी। थोड़ा बहुत स्मार्ट बोर्ड उठा लाएंगे, जिससे हमारे लिखने की थोड़ी कम मेहनत करनी पड़े और आपको समझाने पे ज़्यादा फोकस हो।
है ना। और इत्मीनान से हर चीज़ लिखेंगे उस समय भी। तो थोड़ा बहुत आपका सपोर्ट चाहिए बच्चों, आप लोग सपोर्ट करो, हमारे चैनल को प्रमोट करो, ये आपका चैनल है और आपके लिए समर्पित है। आप IITian बने, लाइफ में जो चाहते हैं वो मिले, इसलिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, है कि नहीं, क्योंकि आप हमारे लिए लाइफ लाइन हो और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ध्यान रखना। तो ये मैंने बता दिया। अब मैं बताता हूँ, अब आप लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखो बच्चों, मैं क्या बता रहा था एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ, नहीं तो आप कहोगे कि छोटे छोटे लिखे थे, समझ में नहीं आया था। जैसे मैं ये कह रहा था कि अगर f ऑफ x, आपको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, f ऑफ x प्लस c अगर है, देन आप इसकी वैल्यू लिखना हो, x की जगह अगर ax प्लस b है तो आप क्या करिएगा, आप भी x की जगह ax प्लस b लिख देना, होल डिवाइडेड बाई a प्लस c। अब ये c बाई ये नया c मान लेते हैं, तो c में नहीं डिवाइड करते हैं, वो नया कांस्टेंट बन जाता है। तो इसी को मैंने लिखा था, जैसे आपको मालूम है कि 5x प्लस 7 है ना, कुछ एग्जांपल फिर से लिख देता हूँ, वही एग्जांपल, इसको इंटीग्रेट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 5x प्लस 7 की पावर 22 अपॉन 22 और 5 से डिवाइड कर देंगे प्लस c, है ना। अब जैसे मान लीजिए आता है आपका सेक स्क्वायर 7 माइनस 3x dx, तो सेक स्क्वायर x होता तो हमें मालूम है इसका आंसर होता tan, तो 7 माइनस 3x लिख दिया, लेकिन हमने -3 से डिवाइड किया प्लस c। ऐसे ही कोई भी इस तरह से लिखा हो ना, जैसे मान लीजिए कि ये लिखा है 1/2x प्लस 3, तो इसको क्या लिखेंगे, तो ln ऑफ मॉडुलस ऑफ 2x प्लस 3 है ना, प्लस c, लेकिन ये 2x का कोफिशिएंट है तो x का कोफिशिएंट से एडिशनली डिवाइड कर देंगे। ऐसे कई सारे कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपको लिखा है कॉस ऑफ, है ना, 2x प्लस 5 dx, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, और 1/2 से डिवाइड कर दीजिए, साइन ऑफ 2x प्लस 5। तो ऐसे आप देख सकते हो कि आप आराम से कर सकते हैं, है ना, इस तरह से। मेरे ख्याल से अब कंसेप्ट क्लियर हो गया। और ये सिर्फ और सिर्फ लीनियर फंक्शन के लिए अवेलेबल है। आप चाहें तो जितने वो 10 के दम फार्मूला पढ़ा था उसमें हर जगह ax प्लस b करके आप सारे फार्मूले फिर से लिख सकते हो। लेकिन आप कहोगे कि सर जब आपने इसी को बता दिया तो ये तो पूरे को लपेट लेगा ना, तो पूरे को कंबाइन कर लेगा, अपने यहाँ कहेगा कि आजा आजा आजा, है ना, सबको बटोर लेगा ऐसे करके, है ना, महावीर जी की तरह आज जाओ, है ना, सब लोग आ जाओ मेरे हाथ, इस तरह से, है कि नहीं। तो आई एम क्लियर, क्या मैं सही हूँ, इतना समझ में आ गया। तो लिखते हैं अपना अगला पॉइंट। तो देखो बच्चों, उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमने आपको जो बताया है उसमें एक और पॉइंट होता है, इसको भी लिखिए, f ऑफ x की पावर n, है ना, एक ये टाइप होता है, इंटू एफ डैश एक्स रहे, तो इसको कैसे लिखते हैं, क्लियर, ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए ये इंटीग्रेशन आपको करना है तो आप क्या करिए, इसको t मानेंगे तो ये dt है, तो आप ऐसे लिख सकते हो डायरेक्टली, t की पावर n टाइम्स dt, जहाँ पे जो fx है उसको आपने क्या माना, आपने t माना, तो आप कह सकते हो कि सर एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक प्रकार से dt हो जाएगी, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा आपका t की पावर n+1 अपॉन n+1, एज्यूमिंग सब कुछ डिफाइंड है, और फिर ये 1/n+1 और t की जगह क्या लिखेंगे, f ऑफ x टू दी पावर n+1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये पहला टाइप है। दूसरा एक इसी का छोटा भाई होता है कि इस तरह से अगर लिखा हो, एफ डैश एक्स ऊपर और नीचे एफ ऑफ एक्स। अभी तक देखो क्या था, अभी तक हम लोगों ने क्या किया था यहाँ पे कि आप जैसे एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स लिखा है, ये तो उसी तरह का है। अब नीचे एफ एक्स और ऊपर एफ डैश, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ेंगे, तो अगर इसको टी मानोगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, डी टी। इसको मैं दिखा देता हूँ ना दूसरे को, तो ये लिखा हुआ है एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स। वैसे डायरेक्टली हम लोग लिखना इसको सीख जाएंगे आगे चल के। तो पुट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टी, तो एफ ऑफ एक्स को आपने टी माना, तो एफ डैश एक्स डी एक्स क्या सिखाया हूँ, ये हो जाएगा डी टी। तो ये इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा आई इक्वल टू ऊपर डी टी और नीचे टी, तो ये 1/t डी टी, जो बेसिक फार्मूला था उसमें ये लॉग में आता था, ln ऑफ मॉडुलस ऑफ टी प्लस सी, और ln ऑफ क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ टी की जगह मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, है ना। तो ये दो अदर टाइप थे, ये बेसिकली आपके सब्स्टिट्यूशन वाले ही हैं। मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना
मैंने आपको ये कहा था स्टार्टिंग में कि इस तरह के क्वेश्चन में हमें एक एफ दिखेगा, एफ और एक एफ डैश, ये आपको सोचना है। क्या मैंने बोला? कहो कि सर एक फंक्शन दिखेगा, एक फंक्शन का डेरिवेटिव दिखेगा, इसके अलावा तो हम सोच ही लेंगे। तो एफ को आप मानेंगे टी और एफ डैश एक्स डी एक्स अपना डी टी में चला जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अगले 4 फार्मूले जो लिखेंगे वो इसी पे बेस्ड है। ये लास्ट वाला जो है सेकंड, और उसको आपको याद रखना है। इसमें जो मैं कहूँगा कि फार्मूला याद रखना है, मेमोराइज जिसके आगे लिख देंगे उसको तो एकदम अच्छे से मग लेना। शुरू के 10 है ना, और ये 3 टाइप पहली हो चुकी है ऑलरेडी, एफ ऑफ जी एक्स इंटू जी डैश एक्स। दूसरा क्या था, ए एक्स प्लस बी वाला। फिर तीसरा ये, और ये फोर्थ। नीचे एफ एक्स, ऊपर एफ डैश। याद रखना, कई बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसको उल्टा लिखा रहता है ना कहीं कहीं, तो उसको भी लपेट लेते हैं इसमें। वो ध्यान रखना, उसको अदर मेथड से सॉल्व करेंगे, जिसके बारे में हम लोग आगे की क्लासेज में डिस्कस करेंगे। तब आप लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखो बच्चों, इसमें अगला जो टाइप होता है या फॉर्मूला है उसको आप लिखना, ये होता है आपका इंटीग्रेशन ऑफ tan x, जिसकी वैल्यू लिखते हैं हम लोग। पहले मैं लिख देता हूँ, फिर इसको ln ऑफ मॉडुलस ऑफ सेक ऑफ x प्लस सी लिख सकते हो, या सेक को 1/cos लिखोगे तो प्रॉपर्टी से ये हो जाएगा माइनस ln ऑफ मॉडुलस ऑफ cos ऑफ x प्लस सी। क्लियर? अब इसका प्रूफ क्या है ना, tan और cot के पहले क्वेश्चंस किए जाएं। तो प्रूफ, तो देखिए प्रूफ मैं बता रहा हूँ और आप भी कॉपी पे लिखेंगे, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जिएंगे। तो ये tan x है, तो tan x को हम लोग सिंपली sin x अपॉन cos x लिख सकते हैं, है ना। ये cos है तो इसी का डिफरेंशिएशन विथ नेगेटिव साइन न्यूमरेटर में है, तो यहाँ पे पुट कर दिया जाए sin ऑफ x इक्वल टू क्या माना जाए बताओ, t। गलत, डिनोमिनेटर को t मानेंगे तो ऊपर न्यूमरेटर से कनेक्ट कर पाएंगे ना, तो ये मानेंगे cos ऑफ x इक्वल टू t। तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, लेकिन आपको तो सिर्फ साइन एक्स डी एक्स चाहिए था, तो साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा बच्चों माइनस डी टी के इक्वल। क्लियर? तो ये जो इंटीग्रेशन है ये हो जाएगा, इसको आपने माइनस डी टी लिख दिया और ये टी है, तो ये कुछ माइनस डी टी अपॉन टी आ गया। माइनस तो कांस्टेंट के बाहर, मतलब इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो माइनस टाइम्स डी टी बाई टी, ये तो लॉग में आता था ना, तो माइनस ln ऑफ टी प्लस सी, और टी की वैल्यू जो माना है उसको रख दीजिए। तो आप कहोगे कि सर टी हमने माना है cos ऑफ x को, तो cos ऑफ x प्लस सी, और cos को हम लोग 1/sec लिख सकते हैं, तो इसको sec ऑफ x प्लस सी भी लिखा जा सकता है। आप इसको इस तरह से भी कई स्टूडेंट डिराइव करते हैं, वो भी सही है कि जो tan x है उसको ऊपर नीचे उसमें sec x से मल्टीप्लाई कर दिया। ध्यान से देखना, sec x से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये अगर t है तो ऊपर ये पार्टी कौन है, dt की, है ना। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि सर ये तो हो जाएगा ln ऑफ मॉडुलस ऑफ टी, टी के मतलब sec x प्लस सी। ये भी एक 100% आपका सही है। तो क्या सीखा आपने, tan का इंटीग्रेशन क्या याद रखोगे। पहले ये बताओ tan का डिफरेंशिएशन क्या होता था, sec स्क्वायर, और sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर, tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर, tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर। इस तरह से आपको याद होना चाहिए। tan का इंटीग्रेशन, तो कहोगे कि सर ये तो उल्टा है, tan का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, तो सोच रहे हैं माइनस log cos x या log ऑफ sec x, कोई भी आप याद कर सकते हैं, ये इसमें इफ बट नहीं है, ये एक प्रायोरिटी है दूसरा नहीं है। तो इस तरह से आप टिप पे याद रखना। tan को निपटाएंगे, फिर cot को आज निपटाएंगे, आज इतना ही करेंगे। अगले दिन sec और cosec और वो स्पेशल इंटीग्रल भी आ जाएंगे, वो भी वेटिंग में है, घूमते फिरते वो भी लोग आएंगे, है ना। तो इसको इत्मीनान से लिख लीजिए, मेरे ख्याल से आपने नोट भी कर लिया होगा। अब लिखिए अपना अगला पॉइंट। देखो दोस्तों, tan हो चुका है, अब इसके बाद आता है cot, और cot का इंटीग्रेशन होता है ln ऑफ साइन ऑफ x प्लस सी। वैसे हम लोग इसी को याद रखते हैं, अगर आप थोड़ा टिपिकल करना चाहते हैं तो इसको ln ऑफ कोसेक x माइनस ln ऑफ कोसेक x प्लस सी याद रख सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको प्रीफर करेंगे। क्लियर? अब इसका प्रूफ क्या है, तो इसका प्रूफ भी ऐसा सिंपल है कि हमने इसको i माना, cot ऑफ x को याद रखना, cot है नॉट कि cos, कई तो इसको cos ही समझ लेते हैं। तो ये हो जाता है cos x बाई साइन x, नीचे t है तो ऊपर dt है, तो आप लिख सकते हो नीचे t तो ऊपर dt,
जहाँ पे टी अपना साइन एक्स है ना। सब्स्टिट्यूशन आप चाहें तो प्रॉपरली कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ln ऑफ टी प्लस सी, और ln ऑफ टी की जगह क्या लिखोगे, साइन एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो फिर से बताइए, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। क्या बोला, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। फिर से बोलो, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और कॉट एक्स का इंटीग्रेशन तो लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स। क्या होता है, लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स, लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स, लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स। कॉट को कॉस बाई साइन लिखेंगे, नीचे को ऊपर, नीचे को टी मानेंगे तो ऊपर डी टी। इस तरह से लॉजिक याद रखोगे ना, तो कभी भूल गए तो देन देर आप रिकॉल कर सकते हैं। कन्फ्यूज मत होना, कहीं तो क्रॉस कर देते हैं, इसका उधर उसका इधर, और आ जाते हैं वो टर्निंग पॉइंट की जगह ना कुछ और ही पॉइंट हो जाता है उनका, है ना। अब देखिए, जैसे इस पे बेस्ड एक सिंपल सा क्वेश्चन करें तो आप कह सकते हो कि सर आप कराओ ये इस तरह के क्वेश्चन, साइन 3x अपॉन साइन 2x, है ना, इनटू साइन 5x टाइप के क्वेश्चन और भी करेंगे हम लोग, है ना। लेकिन यहीं से स्टार्ट करते हैं, कोई भी पहले बाद में कर सकते हैं। अब देखो यहाँ क्या करें भाई, ये तो फंस गए। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए ना बच्चों, देखो टिपिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। तो ये जो आर्गूमेंट है 3x, इन दोनों का डिफरेंस है। तो यहाँ पे आपको बेसिक ट्रिगो आनी चाहिए। तो ऊपर वाला जो साइन 3x है, इसको हम लोग 5x माइनस 2x तो लिख ही सकते हैं, dx होल डिवाइडेड बाई साइन 2x इंटू साइन 5x। साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला लिखिए। तो आप याद किए हो साइन a कॉस b, वैसे इसका एक फार्मूला भी होता है, लेकिन हम फार्मूले पे नहीं जाएंगे, नहीं तो आप टेंशन में आ जाओगे। फिर कॉस ऑफ 5x साइन ऑफ 2x होल डिवाइडेड बाई साइन 2x इंटू साइन 5x। तो देखो यहाँ के साइन 5x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ये कॉट ऑफ 2x, और दूसरा क्या बचेगा, कॉट ऑफ 5x। साइन 2x कैंसिल हो जाएगा। अब कॉट का इंटीग्रेशन क्या अभी याद किए हैं, लॉग साइन, लेकिन यहाँ 2 फैक्टर है तो 1/2 से एडिशनली डिवाइड कर देंगे। और ये आप एग्ज़ाम में डायरेक्टली लिख सकते हैं, साइन 2x, बोर्ड की बात कर रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव में थोड़े कोई पूछता है, ln ऑफ साइन ऑफ 5x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। एक बार अच्छे से देख लो इसको। ये साइन 3x को मैंने कहा कि इन दोनों के डिफरेंस के फॉर्म में लिखते हैं। हमें क्या है, इनके पता है इंटीग्रेशन, लेकिन इसका डायरेक्टली नहीं पता है। तो इंटीग्रेशन वाले चैप्टर्स में बस करना क्या होता है बच्चों कि जो हम पढ़े रहते हैं, हम लोग गिवन क्वेश्चंस को उस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और आंसर लिख के चिल मारते हैं, बस इतना ही होता है। अब यही टफ लगता है, आप ट्रिगो किसी का डब्बा हो तो यहाँ पे बेचारा वो फंस जाएगा, कहेगा सर ये कैसे क्लिक किया, आपको क्लिक करेगा ना, प्रैक्टिस करेंगे तो करेगा। इन दोनों का डिफरेंस दिख नहीं रहा है, ये 3x है, क्या लिखूँ, इनका सम लिख दूँ, है ना। तो वो ध्यान रखना। हाँ, अगर सम रहता तो यहाँ भी सम कर देंगे, उस तरह से आगे बढ़ जाएंगे। एक क्वेश्चन तैयार हो गया आपका, क्या तैयार हुआ, सम वाला। कहोगे कि सम में बस यहाँ प्लस लगा दोगे, पूरा कॉपी कर देना आप, है ना। तो ध्यान रखना, डिफरेंस का कराया और जेई मेन वाले कहीं सम का पूछ लिए तो ये मत कहना कि सर ने नहीं कराया था, है ना। अब ये मैं बोला इसी को डिकोड करके वो पूछ लें पेपर बना के एकदम आपके ऑप्शंस। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, ये साइन ए कॉस बी, तो ये हो जाएगा कॉट 2x माइनस कॉट 5x। वैसे इसका एक फार्मूला होता है, आप कहोगे कि सर फार्मूला याद करा देते तो अच्छा रहता। तो बेटा लिखो फार्मूला लिखो, है ना। ये मैं मिटा रहा हूँ, इसके फार्मूले लिख लो, मुझे पता है आपको फार्मूला चाहिए, है ना। फार्मूला 1, फार्मूला 2, फार्मूला 3। देखिए फार्मूला लिखिए, इसमें कौन से यूज़फुल फार्मूले आएंगे ट्रिगो के। तो पहला फार्मूला होता है बच्चों, जो यूज्ड फार्मूला है, tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b। इसको साइन कॉस में चेंज करोगे तो ये आता है साइन ऑफ a प्लस बी अपॉन कॉस a कॉस b, कॉस a कॉस b। और दूसरा, अगर tan ऑफ a माइनस tan ऑफ b रहे, इसको साइन कॉस में चेंज करेंगे तो साइन ऑफ a माइनस बी अपॉन कॉस a कॉस b रहता है, कॉस a कॉस b। कहोगे कि 2 हो गए। अब तीसरे चौथे को निपटाइए। तीसरा, कॉट ऑफ a प्लस कॉट ऑफ b रहे सिमिलरली, तो इसके डिनोमिनेटर में साइन a साइन b आता है, साइन a साइन b। और यहाँ लिखेंगे साइन ऑफ b प्लस a या a प्लस b, कोई भी लिख सकते हैं। बस फोर्थ में आपको थोड़ा अलर्ट रहना है,
कि कॉट ऑफ ए माइनस कॉट ऑफ बी अब अगर आए तो इसको लिखेंगे साइन ऑफ बी माइनस ए, ये ध्यान रखना है ना, बी माइनस ए होल डिवाइडेड बाई साइन ए साइन बी, यही ना मैंने किया है। आप ध्यान से देखो, ये आया था तो मैंने साइन tan ए कॉट ए माइनस कॉट भी लिखा है, जैसे यहाँ पे कॉट 2x माइनस कॉट 5x लिखा हूँ कहीं पे, देखो है कि नहीं। तो ये फॉर्मूले याद रखो, क्योंकि अगला जो टॉपिक जो हम क्वेश्चन कराने जा रहे हैं उनमें इन्हीं का रोल है। तो इनको प्रूफ कैसे करेंगे, तो साइन कॉस में चेंज करेंगे और साइन ऑफ ए प्लस बी कॉस ऑफ ए प्लस बी साइन ऑफ ए माइनस बी कॉस ऑफ ए माइनस बी के फॉर्मूले याद रहेंगे। बस आप ये ध्यान रखना बच्चों कि जब tan रहता है तो नीचे कॉस आता है, और जब कॉट रहता है तो नीचे साइन आता है। वहाँ से पकड़ लेंगे इस क्वेश्चन को, है ना, फिर दबोच देंगे इसको अच्छी तरह से। तो मेरे ख्याल से ये आप नोट कर लीजिए, अच्छे से नोट हो गया, बेहतर से नोट हुआ, कॉपी बढ़िया बन गई कॉपी। अब आप लिखिए अगला पॉइंट। देखो बच्चों, ये 2 क्वेश्चन होते हैं जो बार बार बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं, और ये इंपॉर्टेंट भी होते हैं। जेईई मेन वाले क्वेश्चन भी इस पे पूछ चुके हैं, है ना। तो इसको आराम से करते हैं। तो पहले दूसरा में सिमिलरिटी एक है, पहले को कोशिश करते हैं करने का। तो ये आई है साइन ऑफ एक्स प्लस ए, इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट द फॉलोइंग, ये बार बार नहीं लिख रहा हूँ, ये अंडरस्टूड है। तो आप कहोगे कि सर साइन ऑफ ए प्लस बी का आपने फार्मूला बताया है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होल डिवाइडेड बाई साइन एक्स। अब इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो साइन एक्स बाई एक्स हो जाएगा कॉस ए 1 हो जाएगा, और ये कॉट ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ ए डी ए। तो ए तो जस्ट एक कांस्टेंट है, क्योंकि इंटीग्रेशन आपका एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो ये कॉस ए कांस्टेंट आएगा, तो एक्स इंटू कॉस ऑफ ए, और कॉट का इंटीग्रेशन हो जाएगा एल एन ऑफ साइन ऑफ एक्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इंटू साइन ऑफ ए। एक बार चेक करते हैं, प्लस सी कॉट का एल एन साइन, बिल्कुल सही। अब ये जो दूसरा भाई साहब है ना, इसमें उल्टा लिखा है, ऐसे तो करेंगे नहीं कि इसको नीचे उल्टा करके लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं बच्चों, देखो ध्यान से, इसको आई मान लीजिए, I2 मान लेना। तो इसको इस तरह से एडजस्ट करते हैं, देखो ये x प्लस ए है, तो एक तो x प्लस ए को t मान लीजिए और प्रोसीड करिए, और एक है कि x प्लस ए माइनस ए लिख दीजिए, होल डिवाइडेड बाई साइन ऑफ x प्लस ए। अब इसको ब्रेक करो, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ x प्लस ए, है ना, कॉस ऑफ ए माइनस कॉस ऑफ x प्लस ए साइन ए होल डिवाइडेड बाई साइन ऑफ x प्लस ए, है ना। तो x प्लस ए कैंसिल कर देगा, ये आ जाएगा कॉस ऑफ ए माइनस कॉट ऑफ x प्लस ए टाइम्स साइन ए। ध्यान रखना ये साइन ए जस्ट एक कांस्टेंट है ना, dx, और मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। तो ये कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे बच्चों कि x टाइम्स कॉस ऑफ ए माइनस कॉट ऑफ, साइन ए को पहले लिख दिया जाए, साइन ऑफ ए एल ऑफ कॉट ऑफ एक्स प्लस ए। बेसिकली इसमें हम एक चीज़ बताना चाहते हैं आपको, गलत लिख दिया हूँ, ये साइन ऑफ एक्स प्लस ए होता है ना, कॉट ऑफ एक्स प्लस ए, कॉट ऑफ एक्स का क्या होता था, कॉट ऑफ एक्स का होता था एल एन साइन, और एक्स का कोफिशिएंट 1 है तो 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें दिखेगा नहीं, लेकिन अगर ये 2x रहता तो यहाँ बाई 2 दिखता है ना यहाँ पे। तो इसमें मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, पहले क्वेश्चन में तो कोई खास था नहीं, इसको मैं मिटा रहा हूँ, है ना, आप आराम से नोट कर सकते हैं, अभी नोट कर लीजिएगा, है ना। इसको मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ बच्चों, जैसे कोई स्टूडेंट मान लीजिए कि जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें सब्स्टिट्यूशन यूज़ किया, पहले के क्वेश्चन का आंसर लिखा है, और ये इंपॉर्टेंट है जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, इसका अल्टरनेटिव मेथड। जैसे मान लीजिए कि हमारा मन किया कि भैया हम x प्लस ए को t मानेंगे, तो dx अपना dt हो जाएगा, क्योंकि a कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा i इक्वल टू साइन ऑफ x की जगह क्या लिखेंगे, t माइनस ए होल डिवाइडेड बाई साइन टी डी टी। तो ये लिख देंगे साइन टी कॉस ए माइनस कॉस टी साइन ए होल डिवाइडेड बाई साइन टी डी टी। तो ये आपका हो जाएगा t टाइम्स कॉस ऑफ ए, डायरेक्टली लिख रहा हूँ, माइनस साइन ए, और कॉट का होता है एल एन साइन टी प्लस सी। तो t की जगह अब क्या लिखेंगे, x प्लस ए टाइम्स कॉस ऑफ ए माइनस साइन ऑफ ए एल एन ऑफ क्या लिखोगे, साइन ऑफ x प्लस ए,
प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। आंसर ये 2 ये है और आंसर पहले मेथड का ये है। अब फर्स्ट लुक में लगता है यार ये तो टर्म मैच कर गया, इतना सब, ये इतना सब, यहाँ क्या हो गया, क्यों, क्या ये आंसर सही है गलत है? तो स्टूडेंट बिगनिंग लेवल पे सोचता है कि गलत है, लेकिन बच्चों ये सही है। एक याद रखना, ये जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है ना, जो मैं एक जगह बोल रहा था कि 2 इंटीग्रेशन है तो C1 प्लस C2 न लिख के उसको नया C लिख देते हैं, तो उसी तरह से क्या होगा कि यहाँ जब ब्रैकेट को ओपन करोगे तो x cos A आएगा और A cos A आएगा। A cos A को हम लोग इस नए C के साथ कंबाइन करके नई चीज़ लिख सकते हैं, है कि नहीं? जैसे ये A cos A और इस C को कंबाइन करके एक नया C बना दीजिए, तो वो लिख सकते हैं। तो ये दोनों आंसर सेम है। इस बात को आप अच्छी तरह से समझ लेना कि भले ये देखने में अलग अलग लगें, लेकिन ये जो A cos A ये C के साथ अगर हम C1 लिख दें तो ये नया वाला जो पुराना क्वेश्चन था वो बन जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने दोस्तों सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस किया है ना। अब इसके बाद लिखिए आप नेक्स्ट पॉइंट। देखो बच्चों, एक बोर्ड टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही आता रहता है, लेकिन हाँ हमारे जेईई मेन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे ये लिखा रहता है इस तरह से, cos ऑफ x माइनस ए इंटू कॉस ऑफ x माइनस बी, है ना। इसमें 3 होते हैं, एक साइन कॉस होता है, एक साइन साइन होता है, एक कॉस कॉस होता है। तो एक आज बता रहे हैं और 2 आप सोच के रखिएगा, अगली क्लास में जब मुलाकात होगी तो यहीं से मैं स्टार्ट करूँगा, है ना। तो देखो अब वेरिएबल दोनों नीचे आ गए। इसमें अच्छाई ये है बच्चों कि ये दोनों x माइनस ए और x माइनस बी का जो डिफरेंस है आर्गूमेंट का, वो a माइनस बी या b माइनस ए है, जो कि कांस्टेंट नंबर है। और कॉस कॉस किस में आया था? तो टैन वाले फॉर्मूले में आया था। टैन ए प्लस टैन बी किए थे या टैन ए माइनस टैन बी किए थे। तो देखिए इसमें बस वहीं से क्लिक करता है आपको। कैसे क्लिक कराया कि इन दोनों का डिफरेंस जो है वो आपका a माइनस बी है, विच इज़ कांस्टेंट, और कॉस कॉस किस में आता है? टैन वाले फॉर्मूले में। तो हमने क्या किया कि जैसे ये कॉस ए एक्स माइनस ए और ये कॉस ऑफ एक्स माइनस बी था, तो हमने इसमें कॉस ऑफ एक्स माइनस ए या एक्स माइनस बी कोई भी पहले बाद में लिख सकते हो, कोई रूल नहीं है। जैसे ये साइन ऑफ ए एक्स माइनस ए माइनस कोई भी लिख दीजिए आप, यहाँ पे जो लिखेंगे ऊपर वही नीचे लिखेंगे, बस लॉजिक ये है, बस ये समझिएगा। तो ये हमने क्या किया है, साइन ऑफ ए माइनस बी से मल्टीप्लाई किया तो आप कहोगे डिवाइड भी करो। ऐसा कैसे हो सकता है केवल मल्टीप्लाई करके छोड़ दोगे? तो ये आप लिखोगे साइन ऑफ ए माइनस बी, थोड़ा बड़ा से लिखिएगा, है ना। ये हो गया। अभी भी देखो तो क्या हम लोग वहीं पे हैं, एक्स एक्स कैंसिल, ए माइनस बी ए कैंसिल। इन जनरल ए नॉट इक्वल टू बी दिया रहता है ना। यहाँ पे लिख देते हैं कंफर्टनेस के लिए, नहीं भी दिया है तो बोर्ड में सिंपल टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एज्यूमिंग ए नॉट इक्वल टू बी। तो ये कितना हो गया? तो 1 साइन ऑफ ए माइनस बी। और अगर फॉर्मूला याद है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, और नहीं याद है तो आप लिख सकते हैं साइन ऑफ एक्स माइनस बी, फिर कॉस ऑफ एक्स माइनस ए, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, है ना, एक्स माइनस ए होल डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ एक्स माइनस ए इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस बी डी एक्स, है ना। अब इसको स्प्लिट करोगे तो ये कॉस वाला टर्म कैंसिल करेगा और ये साइन बाई कॉस टैन बन जाएगा। तो ये 1 साइन ऑफ ए माइनस बी, और आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ टैन ऑफ एक्स माइनस बी माइनस टैन ऑफ एक्स माइनस ए। यही ना सिखाया है आपको? क्या सिखाया था? साइन ऑफ ए माइनस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी रहे तो टैन ए माइनस टैन बी लिखते हैं, वहीं लिखा है हमने डायरेक्टली। बीच वाला स्टेप अगर गोल कर दें तो टैन का क्या होता है? माइनस लॉग कॉस, बिल्कुल सही। इसको कोसेक में भी लिख सकते हैं ज़रूरत पड़ी तो ये साइन ऑफ ए माइनस बी। आगे तो क्या मैं सिखा रहा था? माइनस लॉग कॉस, माइनस लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस बी, और ये माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, लॉग ऑफ कॉस ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस ए। लॉग की जो प्रॉपर्टी है उससे लॉग ए माइनस लॉग बी क्या हो जाता है? लॉग ऑफ ए बाई बी। तो 1 साइन ऑफ ए माइनस बी ln ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉस ऑफ एक्स माइनस ए होल डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ एक्स माइनस बी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। इस बात को ध्यान रखिएगा अच्छे से, एकदम अच्छे से ध्यान रखना बच्चों, है ना। एकदम बेहतर तरीके से आप ध्यान रखिएगा और मज़े लीजिए, है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने आज बेसिक क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे। एक बार अच्छे से करिएगा, अगली क्लास में 2 क्वेश्चन और कराएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने बेसिक डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन एक बार अच्छे से रिकॉल कर लीजिए।
इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। उसके बाद स्टैंडर्ड फार्मूला में 10 फार्मूले लिखवाया था। फिर आपको मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में हमने बताया था सब्स्टिट्यूशन, जो कि हमें 80% पढ़ना है, और उसमें हमने 3-4 टाइप बताए थे। और स्पेशली कॉट और टैन के जो इंटीग्रेशन है वो आपको हमेशा हर हाल में याद रखना है। और ax+b वाला, जब भी ax+b टाइप का इंटीग्रेशन करते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ x जो भी हो a उससे डिवाइड कर देते हैं, अदरवाइज़ x का कोफिशिएंट अगर 1 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमने क्वेश्चंस भी कर लिया। आई होप आप इंजॉय भी कर रहे होंगे, आप हमारे चैनल को सपोर्ट और प्रमोट भी कर रहे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, और अपने दोस्तों से शेयर भी कर दिए होंगे अभी तक। इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अगर गलती से नहीं किया है तो उसको ज़रूर करिए दोस्तों, है ना। केमिस्ट्री भी मैं पढ़ाऊँगा ना, तो आपका क्या होगा, 2/3 बहुमत से हम लोग किसी भी IIT में कोई भी सीट पा सकते हैं, एकदम फोड़ देंगे, है ना। 51-91 फार्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग फोड़ फाड़ के चले आएंगे। और 2 सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, और तीसरा सब्जेक्ट में अगर 51 आपने मार दिया और इधर 91 हमने दिलवा दिया, तो 10 से 30 के बीच में रैंक आ जाएगी दोस्तों। 10 से 30, समझ रहे हो ना। इस बार उसके हिसाब से 320 नंबर होते हैं, और जिसके 315 नंबर आए थे ना उसकी 17 रैंक थी। तो 320 वाले की समझ ही सकते हो कितनी रैंक होगी, 10-11 के आसपास होगी, है कि नहीं। तो 10 से 30 आ जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, बस हमारे साथ आप बने रहिए और जय भोलेनाथ करते रहिए, और माता रानी का आशीर्वाद आप पे बना रहे। माता रानी आपको सुखी रखें। जल्दी ही मिलते हैं दोस्तों। हैव ए ग्रेट डे।